हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्विसिटम या हॉर्स टेल के बारे में स्टडी करेंगे। यह एक टेरिडोफाइट है और इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। तो सबसे पहले हम इस स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं। यह प्लांट जो है 3 भागों में डिवाइडेड रहता है: रूट, स्टेम और लीव्स। Perennial, branched and creeping underground rhizome which give annual erect branches। तो इसका जो स्टेम है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भूमिगत प्रकंद या सबटेरेनियन राइजोम और दूसरा वायवीय शाखाएं या एरियल शूट्स। इसका जो राइजोम होता है यह क्षैतिज अवस्था में यानी हॉरिजेंटल अवस्था में भूमि के भीतर रहता है और बहुवर्षीय होता है। पेरिनियल या बहुवर्षीय होता है, ब्रांच्ड होता है और क्रीपिंग होता है यानी विसर्पी होता है। और ये जो राइजोम होता है, जो अंडरग्राउंड राइजोम होता है, इसी से एनुअल इरेक्ट ब्रांचेस निकलती है जो ऊपर की तरफ या वर्टिकल दिशा में ग्रो करती है। स्टेम क्या होती है इसकी? जैसे कि हमने कहा कि स्टेम जो है 2 भागों में होती है, एक तो राइजोम होता है और दूसरा एरियल इरेक्ट ब्रांचेस। तो राइजोम तो क्या होगा? अंडरग्राउंड होगा और राइजोम भी नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होगा। यानी स्टेम जो है इसका, चाहे वो राइजोम हो चाहे एरियल शूट्स हो, नोड्स और इंटरनोड्स उसके ऊपर पाए जाते हैं। A branch bud is formed alternate to each scale leaf at the node and these bud develop into erect aerial branches। जहाँ पर इसकी लीव्स पाई जाती है वहाँ उसके कक्ष में यानी लीव्स के कक्ष में इसमें कुछ बर्ड्स या कलिकाएं पाई जाती है और ये कलिकाएं बाद में इरेक्ट ब्रांचेस यानी ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस होती है उसमें डेवलप होती है। ट्यूबर क्या होता है इनमें? ट्यूबर इनमें पेरिनेटिंग ऑर्गन होता है। ट्यूबर या कंद जो है वो पेरिनेटिंग ऑर्गन होता है। यानी अनुकूल समय जब आता है, जब प्लांट के लिए अनुकूल समय आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तब इस ट्यूबर के द्वारा नया प्लांट बन जाता है। Then rhizome bear 2 type of aerial shoot, vegetative shoot and fertile shoot, and both differentiated into nodes and internode। यानी aerial shoot भी 2 प्रकार की होती है, एक तो vegetative shoot और दूसरी fertile shoot। Vegetative shoot are branched, green and photosynthetic। यानी जो vegetative shoot होती है, कायिक शाखाएं होती है, वे कैसी होती है? शाखित होती है, हरी होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। जबकि फर्टाइल शूट जो होती है वे अनब्रांच्ड होती है और उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन उनमें क्या पाया जाएगा? कोन पाया जाएगा, कोन या शंकु पाया जाएगा। तो इस चीज को हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ए whorl of lateral branches are present at each node of vegetative shoot। वेजिटेटिव शूट के प्रत्येक पर्व संधि पर क्या पाई जाती है? पार्श्वीय शाखाएं पाई जाती है। एक चक्र के अंदर पार्श्वीय शाखाएं पाई जाती है। इनमें ब्रांचेस 2 प्रकार की होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ जिनकी लंबाई अधिक होती है और लिमिटेड ग्रोथ जिनकी लंबाई जो है कम होती है। इक्विसिटम की एक विशेषता होती है कि इसकी इंटरनोड्स जो है होलो होती है। इसकी इंटरनोड्स कैसी होंगी? होलो या फिर खोखली होती है और इसके जो शूट्स होती हैं उनके ऊपर रिजेस एंड ग्रूव्स पाई जाती है, यानी खांच और उभार पाई जाती है। और नंबर ऑफ रिजेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीव्स एट द नोड। लीव्स आर स्केली एंड आइसोफिलस। लीव्स जो है वो शल्कीय होती है और एक जैसी होती है, दैट इज आइसोफिलस, एंड अराइज इन whorl एट द नोड ऑफ बोथ राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस। और नोड्स पर पाई जाती है। इसकी लीव्स जो है वो अपने आधार पर फ्यूज्ड होती है और
इसमें जो लीव्स होती है उसका कार्य प्रकाश संश्लेषण न होकर प्रोटेक्शन होता है। इन चीज़ों को हम इस डायग्राम में भी क्लियर कर लेते हैं। यह इक्विसिटम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को दिखाता हुआ एक डायग्राम है। यहाँ पर इसमें जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कि जो इक्विसिटम है उसमें राइजोम पाया जा रहा है। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होती है। इस राइजोम के ऊपर भी आप देख रहे हैं नोड्स और इंटरनोड पाई जा रही हैं, और नोड्स के ऊपर आप देख रहे हैं इस प्रकार के रूट्स निकली हुई होती है, और नोड से ऊपर की तरफ इसमें जो है दो प्रकार की शूट होती है। एक तो वेजिटेटिव शूट है जैसे ये वाली वेजिटेटिव शूट, और दूसरी जो है फर्टाइल शूट। तो ये जो फर्टाइल ये वेजिटेटिव शूट है इसके ऊपर ये इंटरनोड, ये नोड्स पाई जा रही हैं, और नोड्स के ऊपर आप देख रहे हैं ब्रांचेस पाई जा रही है। ये ब्रांचेस है, ये जो छोटी जो ये इस तरह से ये जो ब्रांचेस निकली है ये वाली, ये ब्रांचेस जो है जो एक वॉल के रूप में या चक्र के रूप में निकलती हैं, इन ब्रांचेस को ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। और कहीं पर ये आप देख रहे हैं इससे एक लंबी ब्रांच इस तरह से निकल चुकी है, इस ब्रांच को ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। और ये ब्रांचेस इक्विसिटम में इस नोड पर, जैसे ये एक नोड है, ये एक दूसरी नोड्स है, और इनके बीच में इंटरनोड पाया जाता है, तो नोड्स पर इसकी ब्रांचेस पाई जाती है। तो ये तो इसका हो गया स्टेराइल शूट। यहाँ पर ये आपको दिखाया जा रहा है फर्टाइल शूट। इस फर्टाइल शूट के एकदम टर्मिनल पॉइंट पर इसमें कोन पाया जाता है। इस डायग्राम में आप इसके एरियल शूट, एरियल स्टेम जो है इसको देख पा रहे हैं। हमने कहा था इसमें क्या पाई जाती है, नोड्स पाई जाती है, और दो नोड्स जो होती हैं उनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, इंटरनोड। दो नोड्स जो होती हैं उनके बीच के स्थान को क्या कहा जाएगा, इंटरनोड। तो ये इसकी नोड हो गई दोनों, और यहाँ पर जो है इंटरनोड हो गई। इंटरनोड पर इसमें क्या पाई जाती है, रिजेस और ग्रूव्स पाए जाते हैं, उभार और खांच पाए जाते हैं। और नोड पर इसमें जो है पत्तियां या लीफ पाई जाती है, और इन पत्तियों के जो आधारी भाग होते हैं वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इक्विसिटम में रिप्रोडक्शन, मेन रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, चूंकि ये एक स्पोरोफाइट है। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हम जो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स पढ़ेंगे। इक्विसिटम के लिए आपको ध्यान रखना है कि यह एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है। होमोस्पोरस का मतलब है इसमें एक समान या एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स का निर्माण इसमें स्पोरेंजिया में होते हैं, और ये स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनते हैं। Spores develop within sporangia borne on sporangiophore, and sporangiophore are aggregated to form cone and strobilus। यानी स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया में, ये स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनते हैं, और स्पोरेंजियोफोर मिलकर कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं। इस चीज़ को हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। जैसे ए डायग्राम है, ए डायग्राम आपको एक फर्टाइल शूट दिखा रही है। इस फर्टाइल शूट के सबसे टॉप पर क्या पाया जाता है, कोन या स्ट्रोबिलस पाया जाता है। बी डायग्राम में आपको एक स्पोरेंजियोफोर दिखाया जा रहा है। ये स्पोरेंजियोफोर की स्टॉक है। स्पोरेंजियोफोर भी दो भाग होते हैं इसमें, एक तो स्टॉक होती है और दूसरी इसकी डिस्क होती है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्पोरेंजियोफोर की स्टॉक हो गई, और ये स्पोरेंजियोफोर की डिस्क हो गई। इस डिस्क पर जो है स्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं। जैसे ये एक स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया, इसकी डिस्क पर चारों ओर एक रिंग बनाकर पाए
जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑन द लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, ऑन द अंडर साइड ऑफ द स्पोरेंजियोफोर डिस्क 5 to 10 सैक लाइक स्पोरेंजिया आर बोर्न इन ए रिंग। तो स्पोरेंजियोफोर की अंडर साइड जो है, निचली साइड पर 5 से लेकर 10 स्पोरेंजिया एक रिंग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है सी डायग्राम, आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्ट्रोबिलस दिखाया जा रहा है, जिसमें बीच में स्ट्रोबिलस की एक्सिस आ गई और इसके चारों ये स्पोरेंजियोफोर, यहाँ पर ये एक स्पोरेंजियोफोर यहाँ पर है और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर नीचे की तरफ क्या इसमें लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। डी डायग्राम जो है आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्ट्रोबिलस दिखा रहा है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब इसमें एक पूरी लंबाई में एक्सिस है और इस एक्सिस पर ये आपके इस तरह से यहाँ पर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ये स्पोरेंजिया है और ये स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियोफोर पर अटैच्ड होते हैं, यानी इसके स्पोरेंजियोफोर एक वोल में पाए जाते हैं। ये देखिए आप इस तरह से देख रहे हैं एक स्पोरेंजियोफोर, इसमें एक पूरे वोल में या चक्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ये इसमें अगर हम क्लियर करें तो ये एक स्पोरेंजियोफोर है और इस स्पोरेंजियोफोर से ये नीचे की तरफ इसमें क्या लगी रहती है, स्पोरेंजिया। यहाँ पर जैसे 2 स्पोरेंजिया, प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर से आपको इस सेक्शन में 2 स्पोरेंजिया लगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है, इससे यहाँ पर ये स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। ई डायग्राम में आप देखिए, ई डायग्राम जो है स्पोर को दिखाया जा रहा है। इक्विसिटम में आपको याद रखना है कि स्पोर जो है उसके चारों ओर 4 परत पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ पेरिस्पोर, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद में एक्सोस्पोर और सबसे भीतर की तरफ एंडोस्पोर नामक परतें पाई जाती हैं। एफ डायग्राम जो है आपको स्पोर विद इलेटर्स दिखाया जा रहा है इसमें, यानी इसमें इलेटर्स भी पाए जा रहे हैं। जी डायग्राम और एच डायग्राम भी आपको स्पोर की संरचना को दिखा रहा है। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यू स्पोरेंजिएट प्रकार का इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी इसके स्पोरेंजियम के निर्माण में एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती है। स्पोरेंजियम का निर्माण किसके ऊपर होगा, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर। तो जब निर्माण शुरू होता है तो स्पोरेंजियम का निर्माण जो है स्पोरेंजियोफोर के सेंटर पर होता है, लेकिन स्पोरेंजियोफोर के बीच में वृद्धि अधिक होने से स्पोरेंजियोफोर जो है डिस्क शेप हो जाती है, जिसके कारण स्पोरेंजियम उसके मार्जिन पर आ जाते हैं, यानी डोम एक्सपेंड लेटरली। इस चीज़ को हम जो है इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। ये डायग्राम में सबसे पहले आप देखिए, ये स्पोरेंजियोफोर की डिस्क बताई जा रही है। ये टोटल इसको क्या है, स्पोरेंजियोफोर की डिस्क है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गया है। ए डायग्राम में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। बी डायग्राम में आप देखिए, ए डायग्राम में जो 2 सेल्स जो थी उनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। सबसे पहले कौन सा डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। और पेरिक्लिनल डिवीजन होने से एक लेयर तो बाहर की तरफ बनेगी और दूसरी लेयर जो है अंदर की तरफ बनेगी। सी डायग्राम में आप देखिए, बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी वो जैकेट सेल कहलाती है और अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी उसको स्पोरोजिनस सेल्स का ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है बाहर की तरफ जो सेल्स बन गई उसको तो जैकेट सेल कहेंगे और भीतर की तरफ जो सेल्स बनेगी उनको स्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे।
इस चीज़ को आप ई डायग्राम में पूरा क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पर ये स्पोरेंजियोफोर की डिस्क हो गई, देन इसमें ये क्या बन गई इसकी जैकेट लेयर। इक्विसिस्टम में जो जैकेट लेयर होती है वे एक से अधिक परत में पाए जाते हैं और इस जैकेट लेयर की कुछ अंदर की तरफ की जो परतें होती है वो बाद में उन कोशिकाओं में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उन कोशिकाओं में डिसइंटीग्रेशन होने से उन कोशिकाओं का जो फ्लूइड होता है वह इन स्पोरोजिनस टिश्यू के डेवलपमेंट में सहायक होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स है अंत में डिवाइड होते होते क्या बना देगी, स्पोर मदर सेल, और उन स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और रिडक्शन डिवीजन होने से उसमें हैप्लोइड या अगुणित स्पोर्स का निर्माण होगा। और स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर की जो परत होती है वह टैपिटम लेयर की तरह एक्ट करके उन स्पोर्स को न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। एफ जी और एच आई जो डायग्राम है, ये डायग्राम स्पोरेंजियोफोर के किस प्रकार से डिस्क शेप्ड हो जाते हैं इसका इसमें दिखाया जा रहा है। जैसे इसमें एफ डायग्राम में आप देखिए स्पोरेंजियोफोर है, इसके ऊपर स्पोरेंजियल इनिशियल बनते हैं, ये इनिशियल यहाँ पर बन गए, लेकिन इस स्पोरेंजियोफोर के इस भाग में यहाँ पर अधिक वृद्धि होने के कारण ये स्पोरेंजियोफोर जो है आप देख रहे हैं इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई एक डिस्क का आकार बना लेती है, जिससे ये स्पोरेंजिया इसके मार्जिन पर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर जो है यू स्पोरेंजियोट प्रकार का डेवलपमेंट होता है। इक्विसिस्टम में लगभग 1/3 स्पोर मदर सेल जो डिसइंटीग्रेट होती है और टैपिटम की जो सेल्स है विघटित होकर क्या बनाएगी, मल्टी न्यूक्लिएट फ्लूइड प्लाज्मोडियल फ्लूइड बनाती है। और यह जो फ्लूइड बनता है वह स्पोर मदर सेल्स को चारों तरफ से घेरे रहता है और इस फ्लूइड में स्पोर मदर सेल्स जो है फ्लो करती रहती है और बाद में उन स्पोर मदर सेल्स में हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं और स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा या मियोसिस होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।